अब फाइब्रस कैप जो है ना, ये ऑल्सो अंडरगो करता है कंटिन्यूस रीमॉडलिंग। इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है और स्टेबिलिटी, ये इसके कोलेजन कंटेंट के हिसाब से मतलब प्रोपोर्शनल होती है। तो बैलेंस जो है कोलेजन की सिंथेसिस का और उसकी डिग्रेडेशन का, ये कैप की इंटेग्रिटी को अफेक्ट करता है। कोलेजन जो है एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक में, ये सिंथेसाइज प्राइमरीली जो हमारे स्मूथ मसल सेल्स हैं उनसे होता है, और स्मूथ मसल सेल्स का लॉस जो है वो अंडरस्टैंडेबली रिजल्ट करेगा कैप की वीकनिंग। इन जनरल प्लैक की इन्फ्लामेशन जो है वो बढ़ा देगी कोलेजन की डिग्रेडेशन, यानी प्लैक की इन्फ्लामेशन से उसकी डिग्रेडेशन ज़्यादा होगी और कोलेजन की सिंथेसिस कम हो जाएगी, तो देयर बाय डीस्टेबलाइज कर देगा मैकेनिकल इंटेग्रिटी ऑफ द कैप। ठीक है। ऑफ इंटरेस्ट, स्टेटिन्स जो होती हैं ना हमारी ड्रग्स, इनका बेनिफिशियल इफेक्ट होता है ना कि सिर्फ कि ये रिड्यूस करती हैं सर्कुलेटिंग कोलेस्ट्रॉल को, लेकिन ये आल्सो प्लैक को स्टेबलाइज भी कर देती है बाय रिडक्शन इन द प्लैक इन्फ्लामेशन कम हो जाएगी तो फिर प्लैक स्टेबलाइज हो जाएगा। अब फैक्टर्स जो कि एक्सट्रिंसिक हैं प्लैक को, वो भी इंपॉर्टेंट है। थस एड्रीनर्जिक स्टिमुलेशन, जैसे कि इंटेंस इमोशंस में होती है, तो वो हमारे सिस्टम ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगी, या फिर वो लोकल वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कर इंड्यूस करेगी, तो फिर मैकेनिकल स्ट्रेस जो है ना गिवन प्लैक पे बढ़ जाएगा। इंडीड एक जो एक्सप्लेनेशन है फॉर द प्रोनाउंस्ड सर्केडियन पीरियोडिसिटी, वो है ऑनसेट ऑफ द हार्ट अटैक, जिसका पीक इंसिडेंस 6 AM से 12 नून होता है, और एड्रीनर्जिक सर्ज जो है ना एसोसिएटेड होती है विथ वेकिंग एंड राइजिंग, जो कि सफिशिएंट है टू कॉज द ब्लड प्रेशर स्पाइक्स, हाइटेंड प्लेटलेट रिएक्टिविटी। फॉर्चुनेटली ना कि सिर्फ सारे जो प्लैक है वो रप्चर, उनका जो रप्चर है रिजल्ट करेगा इन द ऑक्लूसिव थ्रोम्बोसिस विथ कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस। ऐसा सारे प्लैक्स में नहीं होता, सारे प्लैक के रप्चर्स में। इनफैक्ट साइलेंट जो प्लैक डिस्रप्शन है और एंश्योरिंग सुपरफिशियल प्लेटलेट की एग्रीगेशन एंड थ्रोम्बोसिस, ये भी प्रोबेबली फ्रीक्वेंटली और रेपिटेडली होती है एथेरोस्क्लेरोसिस वालों में। अब हीलिंग इस तरह के सब क्लिनिकल प्लैक डिसरप्शंस की और उनके ओवरलाइंग जो थ्रोम्बोसिस है, ये एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है एथेरोमा की इनलार्जमेंट का। तो समरी देखिए, हमने एथेरोस्क्लेरोसिस पढ़ा कि ये एक इंटिमा बेस्ड लेजन है जो कि फाइब्रस कैप की बनी होती है, और एथेरोमेटिस की यानी कि ग्लू लाइक कोर की। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लैक में स्मूथ मसल सेल्स आ जाते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इन्फ्लामेटरी सेल्स, लिपिड्स और नेक्रोटिक डेब्रिस। एथेरोजेनेसिस जो है वो ड्राइवन होती है इंटरप्ले ऑफ द वेसल वॉल इंजरी से और इन्फ्लामेशन से। मल्टीपल जो है रिस्क फैक्टर्स जो है एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए जो वो सारे जो है कॉज कराएंगे एंडोथेलियल सेल डिस्फंक्शन और स्मूथ मसल सेल की रिक्रूटमेंट को इन्फ्लुएंस करेंगे और स्टिमुलेशन को भी। मेजर हमारे मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए है हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, हाइपरटेंशन, सिगरेट स्मोकिंग और डायबिटीज़ मेलाइटिस। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक जो है स्लोली डेवलप करते हैं सालों तक, 10 सालों तक, और स्टेबल प्लैक्स जो है ना वो प्रोड्यूस करेंगे सिम्टम्स जो कि रिलेटेड हैं टू द क्रोनिक इस्कीमिया बाय द नैरोइंग वेसल्स। जबकि अनस्टेबल प्लैक्स हैं ये ड्रामेटिक और पोटेंशियली फैटल इस्कीमिक कॉम्प्लिकेशंस करवा सकते हैं, जो कि रिलेटेड होंगी टू अक्यूट प्लैक रप्चर, थ्रोम्बोसिस या एम्बोलाइजेशन। अब हमारे जो स्टेबल प्लैक होते हैं उनके पास डेंस फाइब्रस कैप होता है और मिनिमल लिपिड एक्यूमुलेशन होगी, और उसमें बिल्कुल लिटिल इन्फ्लामेशन होती है। जबकि वल्नरेबल जो अनस्टेबल प्लैक्स हैं उनकी कैप्स पतली होती हैं, लार्ज लिपिड कोर होता है और रिलेटिवली डेंस उनमें इन्फ्लामेटरी सेल्स होते हैं। दैट्स इट। फंडामेंटल्स ऑफ पैथोलॉजी, पैथोमा से भी हम ये टॉपिक कर लेंगे। सबसे पहले है ये आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, इसकी बेसिक प्रिंसिपल्स लिखी है। तो इसका लिटरल मीनिंग होता है हार्ड आर्टरीज, जो कि ब्लड वेसल वॉल की थिकनिंग की वजह से हो जाती है, तो उसको कहते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। 3 पैथोलॉजिक पैटर्न है, एक है एथेरोस्क्लेरोसिस, दूसरा आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस और तीसरा मोनकेबर्ग मीडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस। डिटेल में पहले एथेरोस्क्लेरोसिस देखेंगे। देखिए, इंटिमल प्लैक जो कि ऑब्स्ट्रक्ट कर दे ब्लड फ्लो को, उसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, इसमें अब जो है नेक्रोटिक लिपिड कोर आ जाती है जो कि कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है, और उसका फाइब्रोमस्कुलर कैप होता है, जिसे 7.5 फिगर में भी देखें। तो इसमें हमारे पास जो है एथेरोस्क्लेरोसिस शोन है, इसमें फाइब्रस कैप वगैरह भी शोन है, लिपिड कोर है। इसके अलावा ये ऑफन अंडरगो करता है डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। अब ये एथेरोस्क्लेरोसिस हमारी लार्ज और मीडियम साइज़ की आर्टरीज़ को इन्वॉल्व करता है, ये भी आपने याद रखना है, जिसमें आ जाता है हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा और कोरोनरी आर्टरीज़, पोप्लिटियल आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये कॉमनली अफेक्ट होती हैं। रिस्क फैक्टर एथेरोस्क्लेरोसिस की जो है डिवाइड हुए हैं, मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल हमने पढ़ लिए। मॉडिफाइबल में हाइपरटेंशन, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, ठीक है, LDL अगर इंक्रीज़ है तो ये भी रिस्क है, HDL अगर कम है तो ये भी रिस्क है, स्मोकिंग, डायबिटीज़। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में हमारे पास एज आ जाता है,
नंबर और सीवियरिटी लेजन्स की जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी एज के साथ साथ। जेंडर में अगर देखें तो मेल्स में ज़्यादा रिस्क है और पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में ईस्ट्रोजन का जो है प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है, हमने ये भी देखा बेसिक में। जेनेटिक्स भी प्ले करती है रोल, मल्टीफैक्टोरियल है, लेकिन फैमिली हिस्ट्री जो है ना हाईली प्रिडिक्टिव है रिस्क की। देन पैथोजेनेसिस पे आ जाएँ तो एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि डैमेज हमारी एंडोथेलियम को अगर हो जाता है ना, तो उससे जो है लिपिड्स जो है वो इंटिमा के अंदर लीक कर जाएंगे, ठीक है। अब लिपिड्स वहाँ पे ऑक्सीडाइज होंगे और फिर वो हमारे मैक्रोफेजेस जो वहाँ पे होंगे उनको वो लिपिड को कंज्यूम करेंगे व्या द स्कैवेंजर रिसेप्टर्स, जिसके नतीजे में कौन से सेल्स बनेंगे, फॉर्म सेल्स, ठीक है। अब फॉर्म सेल्स बन गए। नंबर 3, इन्फ्लामेशन और हीलिंग जो है ना वो लीड करेगी टू द डिपोजिशन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और स्मूथ मसल सेल्स की प्रोलिफरेशन हो जाएगी। देन मॉर्फोलॉजिक स्टेजेस होते हैं, ये बिगिन होता है पहले फैटी स्ट्रीक्स की तरह, यानी फ्लैट येलो लेजन्स होती हैं इंटिमा की, जो कि लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस की बनी होती हैं और ये अर्ली इन द लाइफ जो है वो अराइज करती हैं, ज़्यादातर टीनेजर्स में भी मौजूद होती हैं ये फैटी स्ट्रीक्स। फिर आगे चल के ना ये एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक बन जाता है, प्रोग्रेस करेंगी, यही जो है आगे जाके प्रोग्रेस करेंगी फैटी स्ट्रीक्स। कॉम्प्लिकेशन देखें एथेरोस्क्लेरोसिस की तो मोर देन 50% ऑफ द डिजीज़ जो है ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में करवाती है। नंबर 1, मीडियम साइज़ की वेसल की स्टीनोसिस रिजल्ट करेगी इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो में और इस्कीमिया, जिसके नतीजे में क्या होगा, नंबर 1 पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ होगी, तो स्पेशली हमारी जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के आर्टरीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पॉप्लीटियल की। दूसरा एंजाइना हो सकता है कोरोनरी आर्टरीज़ में। तीसरा इस्केमिक बाउल डिजीज़ हो सकती है मेसेंटेरिक आर्टरीज़ में। दूसरी कॉम्प्लिकेशन है कि अगर प्लैक रप्चर कर जाएगा थ्रोम्बोसिस के साथ तो उसके नतीजे में मायोकार्डियल इन्फाक्शन होगा कोरोनरी आर्टरीज़ में और स्ट्रोक हो जाएगा मिडल सेरिब्रल आर्टरी में, ठीक है, स्ट्रोक होगा। तीसरी कॉम्प्लिकेशन है अगर प्लैक रप्चर करेगा लेकिन इम्बोलाइजेशन के साथ, वहाँ थ्रोम्बोसिस थी, यहाँ पे इम्बोलाइजेशन के साथ अगर रप्चर करेगा इन द एथेरोस्क्लेरोटिक इम्बोलाई, मतलब रिजल्ट करेगा इन द एथेरोस्क्लेरोटिक इम्बोलाई। तो इसमें क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स होते हैं इम्बोलस के अंदर, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल। नंबर 4 कॉम्प्लिकेशन है कि वेसल वॉल की वीकनिंग भी हो सकती है, जिसके नतीजे में एन्यूरिज्म्स हो जाएंगे, एग्जाम्पल एब्डोमिनल एओर्टा में। तो यहाँ पे ये जो पहली टाइप थी जो कि थी आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की पहली टाइप एथेरोस्क्लेरोसिस, वो हो गई। दूसरी टाइप है आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस, ये आर्टीरियोल्स से नाम निकला है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे स्मॉल आर्टीरियोल्स होते हैं ना उनकी नैरोइंग हो जाती है। अब ये डिवाइड हुआ है हाईलाइन में और हाइपरप्लास्टिक टाइप में। हाईलाइन वाली जो है वो कॉज होती है जब प्रोटीन लीक कर जाते हैं वेसल की वॉल में, ठीक है, जिसके नतीजे में वास्कुलर थिकनिंग हो जाएंगी, मोटी सी हो जाएंगी वेसल की वॉल और प्रोटीन हमें पिंक हाईलाइन की तरह नज़र आएंगे माइक्रोस्कोपी पे। जैसे 7.7 में देखिए ये हाईलाइन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में ये हमें प्रोटीन्स हैं जिसको पिंक कलर दे रहे हैं, नज़र आएंगे। तो कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना लॉन्ग स्टैंडिंग बिनाइन हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ का ये हो सकता है। दूसरा, इसके नतीजे में जो है वो वेसल का कैलिबर जो है कम हो जाएगा, एंड ऑर्गन इस्कीमिया हो जाएगी। क्लासिकली प्रोड्यूस ग्लोमेरुलर स्कारिंग, उसको हम कहते हैं आर्टीरियो नेफ्रोस्क्लेरोसिस। तो इसमें देखें 7.8 में ये आर्टीरियो नेफ्रोस्क्लेरोसिस शोन है कि एंड ऑर्गन की इस्कीमिया करवा देगा, तो जो कि स्लोली प्रोग्रेस करेगा क्रोनिक रीनल फेलियर की तरफ। ये ग्लोमेरुलर स्कारिंग आगे क्रोनिक रीनल फेलियर करवा देगी। फिर कह रहे हैं कि हाइपरप्लास्टिक जो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है उसकी अगर हम बात करें तो वो हमारी उसमें थिकनिंग हो जाती है वेसल की वॉल की बाय द हाइपरप्लेजिया ऑफ द स्मूथ मसल। वहाँ पे प्रोटीन लीक कर रहे थे, ठीक है, वेसल की वॉल में और वास्कुलर थिकनिंग होती है। यहाँ पे हाइपरप्लेजिया हो रहा है स्मूथ मसल का, तो इसमें ऑनियन स्किन अपीयरेंस आपने याद रखनी हो जाती है। तो ये देखिए इस फिगर में ऑनियन स्किन की तरह की अपीयरेंस, ये कॉन्सिक्वेंस होता है मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन का, ये भी आपने याद रखना है। वो था कॉन्सिक्वेंस बिनाइन हाइपरटेंशन का और डायबिटीज़ का, ये मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन का। दूसरा कि ये जो है रिजल्ट करेगा इन द रिड्यूस्ड वेसल कैलिबर विथ एंड ऑर्गन इस्कीमिया, इसमें भी होगा। और ये फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस करवा देगा वेसल की वॉल की और इसके साथ हेमरेज भी होगी। क्लासिकली ये अक्यूट रीनल फेलियर कराएगा और कैरेक्टरिस्टिक आपने याद रखना है इसमें फ्ली बाइटन अपीयरेंस होगी, जो कि रीनल वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, फ्ली बाइटन किडनी हमें मिलेगी। थर्ड कैटेगरी जो है इसकी, जो कि हमने कहा आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की, जो कि है मॉन्केनबर्ग मीडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस, ठीक है, मॉन्केबर्ग मीडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस। तो कैल्सिफिकेशन मीडिया ऑफ द मस्कुलर, जो हमारी आर्टरीज़ है मस्कुलर आर्टरीज़ जो मीडियम साइज़ की होती हैं उनकी कैल्सिफिकेशन, लेकिन उनके मीडिया की ये हो जाती है इसमें, और ये असल में नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन है। 7.10 में देखिए इसमें मॉन्केबर्ग मीडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस शोन है।
और ये नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है, तो ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट नहीं है और ये इंसिडेंटल फाइंडिंग हमें एक्सरे पे या मेमोग्राफ पे मिलती है। ठीक है, इस तरह कैल्सिफिकेशन देखे होंगे, ये वाइट वाइट से नज़र आ रहा है। ठीक है, वो कंप्लीट हुआ। अब इरफान मसूद से भी यही टॉपिक देख लेते हैं, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। तो हमने कहा कि ये क्या होता है, आर्टीरियल वॉल की थिकनिंग हो जाए और उसकी इलास्टिसिटी लॉस हो जाए तो हम उसको आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ये जनरल टर्म होती है, मतलब एक जनरल टर्म यूज़ होती है 3 तरह की वास्कुलर कंडीशंस के लिए। मीडियल कैल्सिफिकेशन के लिए ये वर्ड हम यूज़ करते हैं, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के लिए, और ये आर्टीरियोलो है। ठीक है, मेन वर्ड आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, यहाँ पे आर्टीरियोलो है, और देन एथेरोस्क्लेरोसिस। अब सबसे पहले मीडियल कैल्सिफिकेशन की डिटेल देखें तो उसको हमने कहा कि हम मोनकेबर्ग मीडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस भी कहते हैं। ये असल में डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन होती है, हमारी जो मस्कुलर आर्टरीज होती है, और ये ज़्यादातर ना 50 ईयर्स से ज़्यादा वाले जो ओल्डर लोग होते हैं उनमें होती है। इसमें क्या होता है कि रिंग लाइक कैल्सिफिकेशन हो जाती है मस्कुलर आर्टरीज के, लेकिन मीडिया वाली जो लेयर होती है उसकी कैल्सिफिकेशन। तो ये मीडिया ऑफ द आर्टरीज़ को इन्वॉल्व करेगा, इंटिमा को नहीं, तो इसीलिए इसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी, यही वजह है। ठीक है, आर्टीरियल फ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी। ये टिपिकली रेडियल और अल्नर आर्टरीज़ को इन्वॉल्व करेगा, ये भी याद रखना है। और इसके साथ ना को एग्जिस्टेंट एथेरोस्क्लेरोसिस भी हो सकती है, लेकिन डिस्टिंक्ट होगी उससे और उससे अनरिलेटेड होगी। दूसरी है उसकी टाइप आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस। तो इसमें क्या होता है कि स्मॉल आर्टरीज़ की हार्डनिंग हो जाती है और आर्टीरियोल्स की भी, छोटे छोटे जो होते हैं। तो इसकी 2 टाइप्स है, एक हाईलाइन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। हाईलाइन वाले में क्या होता है कि हाईलाइन थिकनिंग हो जाएगी हमारे आर्टीरियोलर वाल की। इसमें होता यूँ है कि प्रोटीन जो है वेसल की वॉल में एक्यूमुलेट हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है और लूमेन को जो है ना अक्लूड कर देता है। ये डायबिटीज़ मेलाइटिस के साथ याद रखना है एसोसिएटेड है, और इसेंशियल हाइपरटेंशन के साथ। हाईलाइन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस जो है किडनीज़ को इन्वॉल्व करेगी, तो हम इसको क्या कहेंगे, बिनाइन नेफ्रोस्क्लेरोसिस। और ये मेजर मॉर्फोलॉजिक कैरेक्टरिस्टिक जो है हाईलाइन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस जो है, उसका जो मेजर मॉर्फोलॉजिक कैरेक्टरिस्टिक है वो है बिनाइन नेफ्रोस्क्लेरोसिस। ठीक है, दूसरे हमने कहा टाइप है हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। तो इसमें हमने कहा कि अनियन स्किन होती है, कंसेंट्रिक थिकनिंग हो जाती है इस तरह से आर्टीरियोल के वाल की। तो ये स्मूथ मसल के हाइपरप्लेजिया की वजह से होता है और बेसमेंट मेम्ब्रेन की डुप्लीकेशन के साथ उसकी वजह से। और ये भी याद रखना है ये होता किसमें है, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के साथ ये एसोसिएटेड है। हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस जो है वो नेक्रोटाइजिंग आर्टीरियोलाइटिस के साथ भी अकम्पनी होता है, हो सकता है। अब नेक्रोटाइजिंग आर्टीरियोलाइटिस रेफर करता है कि इंट्राम्यूरल डिपोजिशन हो जाए फिब्रिनॉइड मटीरियल की आर्टीरियोल्स के अंदर विथ वास्कुलर नेक्रोसिस भी हो और इन्फ्लामेशन भी हो। ठीक है, देन थर्ड कैटेगरी हमने कहा एथेरोस्क्लेरोसिस है। तो ये बहुत ही कॉमन पैटर्न है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का जो होता है। इसमें क्या होता है, लिपिड डिपोजिशन हो जाती है और इंटीमल थिकनिंग होगी हमारी लार्ज और मीडियम साइज़ की आर्टरीज़ की। ठीक है, लार्ज और मीडियम, जिसके नतीजे में फैटी स्ट्रीक्स भी बनेंगी और एथेरोमेटस प्लैक बनेगा। ठीक है, क्यों बन रहा है, इंटीमल थिकनिंग हो रही है और लिपिड की डिपोजिशन हो रही है। अब इसकी ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी पैथोजेनेसिस है, सबसे पहले इसमें एंडोथेलियल इंजरी का रोल है। तो हमने बेसिक में भी पढ़ा कि एंडोथेलियल इंजरी जो है बहुत से रिस्क फैक्टर्स से होती है, जैसे कि हाइपरटेंशन से हमारी एंडोथेलियम इंजर होती है, हाइपरलिपिडीमिया से, स्मोकिंग से, वायरसेस से और टॉक्सिन से। एंडोथेलियल डिसफंक्शन जो है वो रिजल्ट करेगा इन द इंक्रीज परमिएबिलिटी। ठीक है, परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी, ल्यूकोसाइड अडहेयर करेंगे, मोनोसाइड अडहेयर करेंगे। फिर स्मूथ मसल सेल्स जो है ना वो मीडिया से जाके इंटिमा की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, और मोनोसाइट्स जो है वो लूमेन से इंटिमा की तरफ मूव करेंगे और एक्टिवेट हो जाएंगे मैक्रोफेजेस हमारे। अब स्मूथ मसल सेल्स और जो एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस है ना, ये क्या करेंगे, लिपिड्स को इनगल्फ करेंगे और वेल डेवलप्ड प्लैक बना देंगे। ठीक है, ये हो गया एंडोथेलियल इंजरी का रोल। दूसरा है हाइपरलिपिडीमिया का रोल, किसमें, एथेरोस्क्लेरोसिस की हम पैथोजेनेसिस पढ़ रहे हैं। तो हाइपरलिपिडीमिया क्या होता है, इसमें क्या होगा कि अब ये जो है ना ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बना देगा, जो कि हमारे जो नाइट्रिक ऑक्साइड है जो कि एक वेज़ोडाइलेटर है, उसको डीएक्टिवेट कर देंगी ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, और एंडोथेलियल सेल के फंक्शन को इम्पेयर कर देंगी ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स। ये प्रोमोट करेगा लाइपोप्रोटीन्स की एक्यूमुलेशन इंटिमा के अंदर एट द साइट ऑफ जहाँ पे परमिएबिलिटी ज़्यादा है वहाँ पे। अब ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल जो है ना वो बनेगा, क्योंकि फ्री रेडिकल चेंजेस हमें मिल रहे हैं लिपिड में। ठीक है, मतलब फ्री रेडिकल जो है चेंजेस लिपिड्स में वो ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल बना देंगे, तो वो रिजल्ट करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म सेल्स बनेंगे जब मैक्रोफेजेस इनको इंजेस्ट करेंगे इसी ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल को।
इसके अलावा एक्यूमुलेशन होगी मोनोसाइट्स की लेजन के अंदर। इसके अलावा ग्रोथ फैक्टर्स की और साइटोकाइंस की स्टिमुलेशन एंड साइटोटॉक्सिक इंजरी हो जाएगी एंडोथेलियल सेल्स को, स्मूथ मसल सेल्स को। थर्ड आ जाता है रोल इन्फ्लामेशन का। तो इंजर्ड जो हमारे एंडोथेलियल सेल्स है ना, वो ज़्यादा एक्सप्रेशन शो करेंगे अडेजन मॉलिक्यूल्स का, जो कि ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट और टी लिम्फोसाइट के साथ बाइंड करेंगे। ठीक है, इस तरह के एडेजन मॉलिक्यूल शो होंगे। मोनोसाइट्स जो है वो ल्यूमन से इंटिमा की तरफ माइग्रेट करेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कीमोकाइंस एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द मैक्रोफेजेस। ठीक है, मोनोसाइट्स में से अब मैक्रोफेजेस बन गए। अब मैक्रोफेजेस है ना एविडली लाइपोप्रोटीन्स को इनगल्फ करेंगे और इंटरल्यूकिन 1 बना देंगे और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, जो कि अडेजन ऑफ द ल्यूकोसाइट को और ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे। टी लिम्फोसाइट्स भी जो है इंटिमा की तरफ रिक्रूट होंगे बाय द कीमोकाइंस, जहाँ पे ये इंटरफेरॉन गामा बना देंगे और लिम्फोटॉक्सिन और इंटरफेरॉन गामा कौन बना रहा है? टी लिम्फोसाइट्स। अब ये जो दोनों बने हैं ये इंटर्न जो है हमारे मैक्रोफेजेस को स्टिमुलेट करेंगे एज वेल एज स्मूथ मसल सेल्स को भी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फ्लामेशन का रोल भी है। देन नंबर डी, फैटी स्ट्रीक्स। तो अर्लीस्ट लेशन जो होती है एथेरोस्क्लेरोसिस की, वो लिपिड फिल्ड फॉर्म सेल्स की बनी होती हैं। एट प्रेजेंट इन एओटाज ऑफ सम चिल्ड्रन, जो कि 1 ईयर्स उम्र से भी ज़्यादा कम के होते हैं बच्चे, 1 साल से, और बाकी सारे बच्चे जो कि 10 साल की उम्र से बड़े हैं, उनमें एओटा में कुछ ना कुछ फैटी स्ट्रिक्स होती हैं। तो सारे जो प्रिकर्स, ये जो फैटी स्ट्रिक्स होती हैं ना, ये प्रिकर्सर होती हैं प्लैक्स के लिए, लेकिन सारी फैटी स्ट्रिक्स जो है वो आगे जाके प्लैक्स नहीं बनाएंगी। इसके अलावा फैटी स्ट्रिक्स जो है इनमें टी लिम्फोसाइट्स होते हैं और लिपिड होता है स्मॉलर अमाउंट्स में बनिस्बत प्लैक्स के। ठीक है, थोड़ा बहुत लिपिड भी पाया जाता है। उसके बाद है एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक्स। तो ये जो है डेवलप करते हैं प्राइमरीली इलास्टिक आर्टरीज़ में और लार्ज और मीडियम साइज़ की मस्कुलर आर्टरीज़ में। ये 3 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स के बने होते हैं, सेल्स के, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और लिपिड्स। तो इनको फॉलोइंग माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस है। एक फाइब्रस कैप होता है जो कि स्मूथ मसल सेल्स का बना होगा, फॉर्म सेल्स भी होंगे उसमें, इन्फ्लामेटरी सेल्स भी होंगे और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी होगा। ठीक है, बीच में एक नेक्रोटिक कोर होती है जिसमें सेलुलर डेब्रिस होगी, कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स होंगे और फॉर्म सेल्स भी होंगे। ठीक है, तो ये एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक इस तरह बनता है। अब प्लैक जो है ना, ये एडवांस लेजन भी बना सकता है, यानी उसमें कैल्सिफिकेशन हो सकती है, अल्सरेशन और एथेरो एम्बोलाई बन सकता है, हेमरेज हो सकती है, थ्रोम्बोसिस हो सकती है जो कि बहुत ही फियर्ड कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा एन्यूरिज्मल डायलिटेशन हो सकती है। अब आ जाए रिस्क फैक्टर्स पे। तो मेजर और माइनर रिस्क फैक्टर हैं, एक नॉन मॉडिफाइबल, दूसरे मॉडिफाइबल। मेजर में जो नॉन मॉडिफाइबल है वो है इंक्रीजिंग एज, ठीक है, मॉडिफाई नहीं हो सकता, मेल जेंडर, फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक अल्टरेशंस। जबकि मेजर मॉडिफाइबल जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें हाइपरटेंशन, सिगरेट स्मोकिंग, डायबिटीज़, हाइपरलिपिडीमिया जिसमें एलडीएल ज़्यादा, एचडीएल कम। अब माइनर रिस्क फैक्टर्स में जो नॉन मॉडिफाइबल है, नहीं हो सकते लेकिन माइनर हैं ये रिस्क फैक्टर, वो है ओबेसिटी, फिज़िकल इनएक्टिविटी, स्ट्रेस जो कि टाइप ए पर्सनैलिटी हमने डिस्कस की, और पोस्ट मेनोपॉजल ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी, हाई कार्बोहाइड्रेट का इनटेक। जबकि माइनर में वो फैक्टर्स जो कि मॉडिफाई हो सकते हैं उसमें अल्कोहल है, लाइपोप्रोटीन ए, क्लेमाइडिया नमूनिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और साइटोमेगेलोवायरस। देन कॉमन साइट्स पे अब आ जाएं तो सबसे ज़्यादा जो है एब्डोमिनल एओर्टा की जो पोस्टीरियर वॉल है वो एथेरोस्क्लेरोसिस की कॉमन साइट है। ठीक है, मोस्ट कॉमन है क्योंकि एब्डोमिनल एओर्टा को कोई वाजा वेजोरम नहीं होता, ये इसकी रीज़न है। ठीक है, देन कोरोनरी आर्टरीज में होता है, उसके बाद पॉप्लिटियल आर्टरीज एंड देन इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये कॉमन साइट्स है एथेरोस्क्लेरोसिस की। अब आ जाए अगले टॉपिक पे जो कि है एन्यूरिज्म्स एंड डायसेक्शंस। एन्यूरिज्म्स जो है कंजेनाइटल या एक्वायर्ड डायलिटेशंस होती हैं हमारी ब्लड वेसल्स की या फिर हार्ट की। ठीक है, इस फिगर में देखें तो इसमें जो है 10.17 में एन्यूरिज्म्स दिखाए गए हैं। सबसे पहले में ये नॉर्मल वेसल दिखाई गई है, उसके बाद ये ट्रू एन्यूरिज्म है जो कि सैक्युलर है। ठीक है, और इसमें देखिए ये वाल जो है ना बल्ज कर रही है आउटवर्ड, और ये जो है वो एटीन्यूएट हो सकती है लेकिन अदरवाइज़ ये इंटैक्ट है। सी फिगर में जो है ट्रू एन्यूरिज्म दिखाया गया जो कि फ्यूसी फॉर्म है।
तो इसमें देखिए सर्कमफेरेंशियल जो है ना डायलिटेशन हो गई है वेसल की सर्कमफेरेंशियल, और इसमें डी फिगर में ये फॉल्स एन्यूरिज्म दिखाया गया है। वाल जो है वो रप्चर हो गई है और इसने ना एक कलेक्शन ऑफ ब्लड क्रिएट कर दी है जिसको हम हेमाटोमा कह रहे हैं रप्चर की वजह से, ठीक है। और ये बाउंड हुई हुई है एक्सटर्नली बाय द एक्स्ट्रा वास्कुलर टिश्यू के साथ जो इसके साथ अडेयर हुआ है। और ये ई फिगर में देखिए डाइसेक्शन शोन है, ब्लड जो है वो वॉल ऑफ द वेसल्स में एंटर कर गया है और उसने सेपरेट कर दिया है, यानी लेयर्स को डाइसेक्ट कर दिया है। तो यही कह रहा है कि ट्रू एन्यूरिज्म से हमारी तीनों लेयर ऑफ द आर्टरी को इन्वॉल्व करता है, इंटिमा, मीडिया और एडवेंटिशा, याद रखिएगा, ठीक है। या फिर एटेन्यूएटेड वॉल ऑफ द हार्ट को, तो उसमें आ जाता है एथेरोस्क्लेरोटिक और कंजेनाइटल वास्कुलर एन्यूरिज्म एज वेल एज वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म जो कि ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इन्फाक्शन की वजह से होता है। अगर कंपैरिजन करें तो फॉल्स एन्यूरिज्म जो कि सूडो एन्यूरिज्म है वो होता है जब वॉल का डिफेक्ट जो है ना वो लीड करे टू द फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा वास्कुलर हेमाटोमा बन जाए जो कि कम्युनिकेट करेगा इंट्रावास्कुलर स्पेस के साथ, तो उसको हम कहेंगे पल्सेटिंग हेमाटोमा। अब एग्जांपल्स हमारे वेंट्रिकुलर रप्चर की एग्जांपल्स जो हैं वो हैं वेंट्रिकुलर रप्चर जिनमें पेरिकार्डियल एडेशंस हों और लीक्स हों एट द जंक्शन ऑफ द वास्कुलर ग्राफ्ट विथ अ नेचुरल आर्टरी। आर्टीरियल डाइसेक्शन जो हमने फिगर भी देखा उसमें क्या होता है कि प्रेशराइज जो ब्लड है ना वो आर्टीरियल वाल में आ जाता है थ्रू अ सरफेस डिफेक्ट में से, और फिर वो जो अंडरलाइंग लेयर्स हैं उनको ऐसे पुश करेगा अपार्ट। एन्यूरिज्म और जो डाइसेक्शन है ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं स्टेसिस के, उनमें ऐसा होता है, और सब्सिक्वेंट जो अगर उनके बाद थ्रोम्बोसिस हो जाए तो उनमें इस तरह एन्यूरिज्म और डाइसेक्शन हो जाती है, और इनको ना प्रोपेंसिटी होती है कि ये रप्चर कर जाए ऑफन कैटास्ट्रोफिक रिजल्ट्स के साथ। एन्यूरिज्म शेप के हिसाब से क्लासीफाई हुए जो कि हमने सी फिगर में देखा। सेक्युलर एन्यूरिज्म डिस्क्रीट आउट पाउचिंग्स होती हैं जो कि 5 to 20 सेंटीमीटर डायमीटर में रेंज करती हैं, ऑफन इनके अंदर थ्रोम्बस होता है। फिर फ्यूसिफॉर्म एन्यूरिज्म हमने देखा कि ये सर्कमफेरेंशियल ये से डायलेशन होती है जो कि 20 सेंटीमीटर होगी डायमीटर में, और ये ज़्यादातर हमारे एओर्टिक आर्क को जो है ना फ्यूसिफॉर्म वाली इन्वॉल्व करती है, एब्डोमिनल एओर्टा को या फिर इलियक आर्टरीज को। अब आ जाए पैथोजेनेसिस पे, तो आर्टरीज जो है ये डायनामिक टिश्यूज़ होती है जो कि मतलब पैथोजेनेसिस है कि आर्टरीज डायनामिक टिश्यूज़ हैं जिनको मस्ट विथ स्टैंड करना होता है कांस्टेंट मैकेनिकल स्ट्रेस पल्सेटाइल ब्लड फ्लो का। एन्यूरिज्म्स हो जाते हैं जहाँ पे अल्ट्रेशन हो जाए स्मूथ मसल सेल्स की या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर दे स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी हमारे आर्टीरियल मीडिया की, ठीक है, तो वहाँ पे एन्यूरिज्म हो जाएंगे। तो अमंग द इम्प्लिकेटेड फैक्टर्स इन द एन्यूरिज्म फॉर्मेशन फॉलोइंग है। पहला है कि इनएडिक्वेट या फिर एबनॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू की सिंथेसिस हो। अब सेवरल रेयर इनहेरिटेड ऐसी डिजीज़ हैं जो कि प्रोवाइड करती है इंसाइट इनटू द टाइप्स ऑफ द एबनॉर्मलिटीज़ जो कि लीड करेंगे एन्यूरिज्म फॉर्मेशन की तरफ। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा जो है ये हमारी स्मूथ मसल सेल की प्रोलिफरेशन करवाता है और मैट्रिक्स की सिंथेसिस। थस हमारे ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा रिसेप्टर्स की म्यूटेशन या फिर डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग पाथवे जो है वो रिजल्ट करेगा इन द डिफेक्टिव इलास्टिन एंड कोलेजन सिंथेसिस, डिफेक्टिव होगी। एन्यूरिज्म जो है अफेक्टेड इंडिविजुअल्स में रप्चर कर जाते हैं ऑफन, और इवन जब वो छोटे भी हों तब भी रप्चर कर जाएंगे। अब मार्फन सिंड्रोम जो हमने पढ़ा हुआ है 3rd ईयर में चैप्टर 7 में, तो उसमें क्या होता है कि डिफेक्टिव सिंथेसिस हो जाती है स्कैफोल्डिंग प्रोटीन फिब्रिलिन की, ठीक है, जिसके नतीजे में बायो अवेलेबिलिटी ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा की ज़्यादा हो जाएगी हमारी एओर्टिक वॉल में, तो सब्सिक्वेंट डायलिटेशन हो जाएगी ड्यू टू द डिसरेगुलेटेड सिग्नलिंग की वजह से और प्रोग्रेसिव इलास्टिक टिश्यू के लॉस की वजह से। अब डिफेक्टिव टाइप 3 कोलेजन की सिंथेसिस जो है ना वो लीड करेगी एन्यूरिज्म फॉर्मेशन की तरफ, और ये हॉलमार्क होता है टाइप 4 एहलर्स डेनलोस सिंड्रोम का। इसके अलावा नंबर 2 है एक्सेसिव कनेक्टिव टिश्यू की डिग्रेडेशन, यानी अब डिग्रेड ज़्यादा हो रहा है। अब देखें अगर बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स मेटेलोप्रोटीज एक्सप्रेस हो हमारे मैक्रोफेजेस से एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक में, तो ये भी एन्यूरिज्म डेवलपमेंट की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं। कैसे? ये हमारे आर्टीरियल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को आर्टीरियल वॉल में डिग्रेड कर देते हैं। तो इसी तरह डिक्रीज टिश्यू इनहिबिटर्स जो हैं अगर कम हो, मेटेलोप्रोटीज के जो है इनहिबिटर्स वो कम हो, तो एक्सप्रेशन जो है वो आल्सो टिप करेगा बैलेंस टुवर्ड द नेट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स डिग्रेडेशन।
तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एन्यूरिज्म फॉर्मेशन की तरफ इन द सेटिंग ऑफ इन्फ्लामेशन मे बी रिलेटेड टू द पॉलीमॉर्फिज्म्स इन दीज फैक्टर्स। इसके अलावा है लॉस स्मूथ मसल सेल्स का हो जाए या फिर स्मूथ मसल सेल के सिंथेटिक फिनोटाइप में चेंज आ जाए। अब एथेरोस्क्लेरोटिक थिकनिंग हमारे इंटिमा की जो है ना वो इस्कीमिया करवा देगी इनर वाले मीडिया की, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द डिफ्यूजन डिस्टेंस, क्योंकि वो बन गया है ना, इंटिमा में प्लैक बन गया तो डिफ्यूज़ कैसे हो ब्लड न्यूट्रिशन वगैरह मीडिया की तरफ। तो कन्वर्सली सिस्टेमिक हाइपरटेंशन जो है ना वो ल्यूमिनल नर्विंग करवा देती है एओर्टिक वेजा वेजोरम की, ठीक है, वो उसको ब्लड सप्लाई करता है ना, तो उसके नतीजे में जो आउटर मीडिया है ना उसका इस्कीमिया हो जाएगा। तो इस तरह के इस्कीमिया में स्मूथ मसल सेल्स जो है वो लॉस हो जाएंगे और एओर्टिक डीजेनरेटिव चेंजेस आ जाएंगे जो कि फाइब्रोसिस करवा देगा, यानी रिप्लेसिंग डिस्टेंडेबल इलास्टिक टिश्यू, वो रिप्लेस हो जाएगा। इनएडिक्वेट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की सिंथेसिस होगी और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एमॉर्फस प्रोटीओग्लाइकन्स जो है वो एक्यूमुलेट कर जाएंगे। तो हिस्टोलॉजिकली ये चेंजेस जो हैं कलेक्टिवली कहलाते हैं सिस्टिक मीडियल डीजेनरेशन। सिस्टिक मीडियल डीजेनरेशन इस फिगर में देखें तो सिस्टिक मीडियल डीजेनरेशन दिखाई गई है, ये ए फिगर है, इसमें क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है एओर्टिक मीडिया का पेशेंट में से जो कि मार्फन सिंड्रोम का पेशेंट है। तो इसमें हमें इलास्टिक फ्रेगमेंटेशन नज़र आ रही है और एरियाज़ नज़र आ रहे हैं जो कि इलास्टिन से डिवॉइड है, ठीक है, इलास्टिन नहीं है, और ये जो मतलब रिजेंबल कर रहा है सिस्टिक स्पेसिस को, इसको कहते हैं एस्टरिस्क, ठीक है। ये बी वाला फिगर है तो इसमें नॉर्मल मीडिया दिखाया गया है कंपैरिजन के लिए, तो ये हमें रेगुलर लेयर्ड पैटर्न ऑफ इलास्टिक टिश्यू दिखा रहा है। अब इनको देखें कंपेयर करें तो अब दोनों ए और बी जो है ना इसमें इलास्टिन को ब्लैक कलर से स्टेन किया, ये जो ब्लैक है ये इलास्टिन है। तो हमने कहा हिस्टोलॉजिकली हम इसको सिस्टिक मीडियल डीजेनरेशन कहते हैं, हाल तो कोई ट्रू सिस्ट नहीं बनती। तो अब इस तरह के चेंजेस जो है ना इतने स्पेसिफिक नहीं हैं और ये होंगे जब भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की सिंथेसिस जो है वो डिफेक्टिव होगी, इंक्लूडिंग कोई भी इनहेरिटेड डिसऑर्डर ही क्यों ना हो जाए, जैसे मार्फन सिंड्रोम एंड एक्वायर्ड कंडीशंस जैसे स्कर्वी, तो उसमें इस तरह के हमें चेंजेस मिलेंगे। अब कह रहा है दो मोस्ट